नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में नक्सलिज्म और सलवा जुडूम की बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि भारत में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो कैसे फैला। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो कि किस तरीके से मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है। ये बेसिकली आज के ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला है सलवा जुडूम जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के। तो हम समझते हैं कि रिसेंट ये न्यूज़ में है क्यों, कंटेक्स्ट क्या है। तो अगर हम देखें तो भारत के जो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने आरोप लगाया है जो अपोजिशन पार्टीज ने अपना वाइस प्रेसिडेंट खड़ा करा है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी को, उनके ऊपर कि ये तो नक्सलवाद के समर्थक हैं और इन्होंने ही सलवा जुडूम को खत्म किया था। ठीक है, जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो हम समझेंगे कि सलवा जुडूम है क्या, नक्सलिज्म क्या है, और वो चीज जिसको दुनिया भर में माओइज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है उसको भारत में नक्सलिज्म क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखें तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को हम समझते हैं कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई कैसे। तो भारत में नक्सलवाद की शुरुआत को समझने के लिए हमें लैंड इनइक्वेलिटी को समझना होगा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में थी। हमें समझना होगा कि लैंड रिफॉर्म जो सरकार लेके आई उनका ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया, जो एक कारण बन जाता है भविष्य में जाके नक्सलवाद का। और वो नक्सलिज्म जो एक टाइम पर प्रो पुअर था, प्रो ट्राइबल था, उनके भले के लिए था, वो किस तरीके से उन्हीं गरीबों का, उन्हीं ट्राइबल्स का शोषण करने लग जाता है और स्टेट को एक विलेन के तौर पे पेश करता है और जो भोले भाले गांव के लोग हैं उनको भड़काता है स्टेट के अगेंस्ट। और स्टेट जब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को करने की कोशिश करती है उन इलाकों में जो बहुत बैकवर्ड हैं, तो स्टेट के डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को भी हैम्पर करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब लैंड ओनरशिप तो बहुत अनइक्वल थी भारत में। हम देख सकते हैं कि बहुत थोड़े से लोग जो थे उनके पास में बहुत अधिक जमीन थी। जमींदार जो हैं दे कंट्रोल्ड वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन थी वो लैंडलेस थी, वो भूमिहीन थी, उनके पास जमीन थी ही नहीं। तो यह एक हिस्टोरिकल अनजस्टिस है, इनजस्टिस है जो किनके टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा था, वो था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तब भारत में उनकी जो पॉलिसीज़ थी लैंड पॉलिसीज़ वो इतनी ख़राब थी जिसके कारण ऐसी सिचुएशंस बनी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इसके साथ में महालवाड़ी सिस्टम की भी बात कर सकते हैं और रैयतवाड़ी की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था। ठीक है, तो उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने लैंड रिफॉर्म मीजर्स को अपनाया। उन्होंने कहा कि हम भूमि सुधार करेंगे। अब लैंड रिफॉर्म्स के लिए दो कानून बनाए गए। 1953 का जो एक्ट था उसका नाम था एस्टेट एक्विजिशन एक्ट। अब जैसे आप नाम से देख सकते हैं एस्टेट का मतलब होता है लैंड, एक्विजिशन का मतलब होता है उसको एक्वायर कर लेना। इसने इंपावर करा स्टेट को कि वो सरप्लस लैंड को एक्वायर कर ले बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो आपके पास में जमींदार है या लैंड होल्डर है वो एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकता। यदि उससे ज़्यादा ज़मीन उसके पास होगी तब उसकी ज़मीन को क्या किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। और उस ज़मीन को सीज करने के बाद में क्या किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सरप्लस लैंड को टू लैंडलेस पुअर। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1955 का ऐसा कहता है। तब हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। 1953 का जो एक्ट है वो क्या कहेगा, लैंड को एक्वायर करना है। 1955 का जो एक्ट है वो क्या कहेगा, हमें लैंड को क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा एसडीएम के द्वारा। ठीक है, तो एसडीएम जो होता है वो सब डिवीजन में होता है। ठीक है, उसके बाद में हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डीएम के द्वारा, और डीएम जो होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरे सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट हो गई उसको हम क्या कह सकते हैं, वो है सब डिवीजन। सब डिवीजन के बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद में आती है डिवीजन। यानी बहुत सारी सब डिवीजन्स मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाएंगी और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर डिवीजन बनाएंगे और सारे जो डिवीजन्स हैं वो मिलकर क्या बना देंगे, एक स्टेट बना देंगे। ठीक है, तो सब डिवीजन के लेवल पे एसडीएम काम करता है। तो एसडीएम जो है उसके पास में शक्ति होगी कि वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। अब एसडीएम को लैंड एक्वायर करनी है, उसके लिए उसको ये तो पता होना चाहिए कि किस जमींदार के पास में ज़्यादा लैंड है
जो सीलिंग है, अपर सीलिंग है, उससे अधिक भूमि है। उसके लिए एसडीएम को जरूरत पड़ती है किसकी? पटवारी की। तो पटवारी का काम क्या होता है? लैंड को मीजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो पटवारी क्या करेगा? लैंड को मीजर करेगा और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, और इसके जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देगा? एसडीएम को देगा। अब जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा? देखेगा कि भाई ये अपर सीलिंग से ज्यादा तो लैंड नहीं है उसके पास में, यदि होगी तो वो उसको एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो एसडीएम ने क्या किया? वो इन्वोक किया स्टेट एक्विजिशन एक्ट को, ताकि वो एक्वायर कर सके सरप्लस लैंड। अब जो डीएम है वो क्या करेगा? जो सरप्लस लैंड एक्वायर कर ली गई है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एसडीएम एंड डीएम। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये सोचा गया था कि मान लेते हैं हम एसडीएम ने जो लैंड को एक्वायर किया उसमें कुछ गड़बड़ कर ली, तो जो डीएम है वो उन मिसक्रिपेंसीज को देखेगा और दूर कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने दो बॉडीज को रखा। लेकिन जो दिक्कत है वो क्या है? आपका इंटेंशन भले ही सही हो कि हम चेक्स और बैलेंसेस को मेंटेन करेंगे, एसडीएम और डीएम दोनों को इस तरीके से पावर्स देके, लेकिन होता क्या है? जितनी ज्यादा लेयर्स बनती चली जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में, करप्शन भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। जितनी लेयर्स उतने सोर्सेज ऑफ करप्शन, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार। तो जमींदार क्या करते थे? पटवारी को रिश्वत दे देते थे, घूस दे देते थे। तो पटवारी को ब्राइब किया जाता था, उसके साथ में एसडीएम को ब्राइब किया जाता था, लैंड रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट हो जाते थे, और जो पटवारी है वो कह देता था कि इस जमींदार के पास में जो अपर सीलिंग है उससे कम लैंड है। इस वजह से जो लैंडलेस लोग हैं उनको जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो हुआ क्या? जो पुअर पीजेंट्स हैं और जो वो देख रहे थे इस इनजस्टिस को, और वो डिसइल्यूजन हो जाते हैं विद द स्टेट मशीनरी। ऐसे समय में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका उभार होता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये लेफ्ट विंग की विचारधारा को मानती है। अब जो लेफ्ट विंग की पार्टीज होती हैं उनको ये कहा जाता है दैट दे आर प्रो पुअर। ठीक है, दे आर प्रो मार्जिनलाइज्ड। प्रो पुअर भी हैं, ये प्रो मार्जिनलाइज्ड भी हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि किसान सभा का निर्माण किया जाता है इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में किसान सभा बनाई। ये लोकल बॉडीज थी जहां पे पीजेंट्स क्या करते थे? कंप्लेंट्स रेज करते थे लैंड रिफॉर्म से संबंधित। यहां पे बेसिकली जन सुनवाई होती थी। किसान सभा में किसान आते थे और वो बताते थे हमारी ये समस्या है, ये वो जमींदार हैं जिनके पास में लैंड जो है वो अपर सीलिंग से ज्यादा है, लेकिन मैनिपुलेशन के जरिए, करप्शन के जरिए इन लोगों की जमीन को कम करके दिखाया जा रहा है। अब था क्या? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके बहुत सारे जो मेंबर्स थे, देवर एमपी, देवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो वो लोग जब जाते थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, लेकिन जब वो जाएंगे किसमें? पार्लियामेंट के सेशन में, तो वहां पे पार्लियामेंट में वो इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कि वो क्या करे? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करे लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? डिसकंटेंट बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स ठीक से हो ही नहीं रहे थे। इसी समय पे 1962 में हमें देखने को मिलता है इंडिया चाइना वॉर हो जाती है। अब आपको एक बात और भी मालूम होनी चाहिए कि जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसके प्रति? चाइना के प्रति। दे आर कंसिडर्ड एज प्रो चाइना। ठीक है, अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो नेता थे वो थे माओ जेडोंग। ठीक है, तो माओ जेडोंग के प्रति भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। लेकिन जब भारत के साथ में उनका युद्ध हुआ तब उस टाइम पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कुछ लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स भी जागी कि भाई चाइना ने हम पे हमला कर दिया, देन वी शुड बी प्रो इंडिया। तो दो फैक्शंस बन जाते हैं किसमें? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। एक था प्रो इंडिया जिसने सपोर्ट किया इंडिया का, एक ने जिसने सपोर्ट किया चाइना का। तो जिन लोगों ने इंडिया का सपोर्ट किया वो तो ओरिजिनल पार्टी रही सीपीआई, जो मेजोरिटी फैक्शन था। लेकिन जो एक फैक्शन यानी कि गुट, जिसका कहना यह था हमें चाइना का समर्थन करना चाहिए, उसने सेपरेट पार्टी बना ली और अपनी पार्टी का नाम रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे वर सपोर्टिंग माओ जेडोंग। तो दोनों फैक्शन जो हैं ये अपनी अपनी किसान सभा करवाते रहे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट है ये आप देखोगे ज्यादा रेडिकल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माओ जेडोंग जो थे ये खुद भी वायलेंस के जरिए किसमें सत्ता में आए थे? चाइना में। ठीक है, इससे पहले चाइना में अगर हम देखें तो जो सरकार थी वहां पे वो डेमोक्रेटिक थी। एक व्यक्ति थे उनका नाम था सुन यात सेन। ही वॉज द लास्ट डेमोक्रेटिक रूलर और से
जो हेड था या मिनिस्टर था कहाँ का, चाइना का। अब इन लोगों को तो भाग के कहाँ जाना पड़ता है, ताइवान में। और चाइना में जो सरकार आती है वो डिक्टेटर सरकार आती है माओ जेडोंग की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे शासन कर लेती है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनका कहना ये था कि भाई वायलेंस बुरा नहीं है, और वायलेंस किसके द्वारा किया जाएगा, अब बताओ आप लोग, लोअर क्लास के द्वारा किया जाएगा। किसके अगेंस्ट में, जो मेन विचारधारा है कम्युनिज्म की, हायर क्लास के अगेंस्ट में, क्योंकि हायर क्लास क्या करती है, लोअर क्लास का शोषण करती है। इसी वजह से आप देखोगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके जो फ्लैग होता है उसमें आपको रेड कलर नजर आएगा, ये लोग लाल सलाम बोलते नजर आएंगे, ठीक है। और आपस में एक दूसरे को जनरली कहने के लिए क्या कहते हैं, कॉमरेड, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो लिखी नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नोट कर लो। तो फ्लैग इनका रेड कलर का होता है, और उस फ्लैग में भी आप देखोगे तो आपको एक हंसिया बनी नजर आएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये हंसिया जो होती है ये किसान को भी शो करती है, और ये भी शो करती है कि हम किस तरीके से जो लोअर क्लास के लोग हैं, अगर हायर क्लास के लोग क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तब एक वायलेंट रेवोल्यूशन होगा जिसमें इस हंसिया के थ्रू हम क्या कर देंगे, इन लोगों को मार भी देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सट्रीम जो लेफ्ट विंग की विचारधारा है, हमने उसकी बात कर ली है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम है, सीपीआई एम है, वो क्यों रेडिकल हो गई है, क्योंकि वो माओ जेडोंग से प्रभावित थे, और यही माओ जेडोंग जो है चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन भी लेके आया था। और जो कल्चरल रेवोल्यूशन माओ जेडोंग लेके आया था चाइना में, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मास किलिंग्स हो जाती हैं आम लोगों की, ठीक है। तो यानी कि ये जो पार्टी है ये वायलेंस में थोड़ा बहुत विश्वास तो रखेगी, दे हैव अ रेडिकल अप्रोच। अब हम देखेंगे भी कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी ही रेडिकल थी या वायलेंस में विश्वास रखती थी, और किस तरीके से ये पार्टी जो है ये भी भविष्य में जाके टूटेगी। तो नक्सलवाड़ी अपराइजिंग हुई कैसे, तो होता क्या है, 3 मार्च 1967 को बहुत सारे जो मेंबर्स थे सीपीआई के, वो लाठी लेके आ जाते हैं और भी हथियार लेके आ जाते हैं, जमींदारों पे हमला कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जलाकर, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट था ये इंस्पायर्ड था चारू मजूमदार की आइडियोलॉजी से। देखो चारू मजूमदार वो व्यक्ति है जिसका क्या कहना था कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट हैं हम तो, सीपीआईएम वाले हैं, और हमें प्रो चाइना होना चाहिए। जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ उस टाइम पे चारू मजूमदार ने किसका साथ दिया, एक तरीके से ही वॉज प्रो चाइना, ठीक है। और इसने कहा कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी है ना वो इस बात को मानती है कि वायलेंस जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो लैंड रिफॉर्म्स होने ही नहीं है। तो जब नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ उसमें बेसिकली हुआ क्या था, नक्सलबाड़ी एक जगह है, एक गांव है बंगाल में, जहां पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स सीपीआईएम के, और उन्होंने जमींदारों की हत्या कर दी। और ये जो इंसिडेंट था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय चारू मजूमदार। लीडर जो था उन्होंने आर्ग्यू करा दैट सीकिंग रिड्रेस थ्रू पार्लियामेंट वाज फ्यूटाइल। चारू मजूमदार ने भी ये बात कही कि भाई ये तो व्यर्थ है, बेकार है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है कि हम पार्लियामेंट में जाके अपने मैटर को उठाएं और उनसे अपेक्षा करें रिड्रेसल की। एंड द लैंड मस्ट बी सीज्ड बाई फोर्स, हमें तो जबरदस्ती ही जमीन को सीज करना होगा, जब्त करना होगा। अब होता क्या है कि ये जो चारू मजूमदार का विचार था यही आगे चल के भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो हमें आगे एग्जाम्पल देखने को मिलता है उसका एक फाउंडेशन बन जाता है। और हम क्या कहते हैं कि चारू मजूमदार जो है ये फादर है ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो माओ जेडोंग ने भी इस नक्सलबाड़ी अपराइजिंग का समर्थन किया और इसकी तारीफ करी, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है चारू मजूमदार और उनके नेताओं के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट हैं उसके कुछ लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि किसने, माओ जेडोंग ने खुद इस हमारे वायलेंट अपराइजिंग का क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। लेकिन इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। सीपीआईएम के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कहना ये था कि भाई ये जो काम किया गया है इस तरीके से हत्या करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और चारू मजूमदार ने फिर ये कहा कि देखो जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो एमपी बन गए हैं, और ये लोग तो खुद सत्ता में बैठते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इन्होंने सत्ता का टेस्ट चख लिया है, इस वजह से क्या है, ये लोग अब हमारा साथ नहीं देंगे। और सीपीआईएम से अलग होकर चारू मजूमदार ने अपनी पार्टी बना ली सीपीआईएमएल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इन 1969। तो अब हम समझ लेते हैं एक बार पूरे घटनाक्रम को
1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई विद हाईली अनइक्वल लैंड ओनरशिप। 1953 से 55 में लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को इनेक्ट किया गया, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन पुअर था। 1962 में इंडिया चाइना में युद्ध होता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूट जाती है। 1967 में नक्सलबाड़ी के गांव में एक हिंसा चालू होती है, जिसमें जमींदारों को, जिन पे ये इल्जाम था कि उनके पास में लैंड सीलिंग जितनी है उससे ज़्यादा की भूमि है, उनको मार दिया जाता है और इससे ये आंदोलन चालू होता है। 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी बन जाती है अंडर द चारू मजूमदार। अब हम समझते हैं कि जो फेज 1 था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, उसने कैसे काम किया। अब किस तरीके से ये आंदोलन जो बेसिकली प्रो फार्मर्स था वो कैसे वायलेंट होता है और कैसे ये स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी होगी, जब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं आज के समय में, तो दे बिलीव इन बुलेट्स नॉट इन बैलेट। लिख लो, बुलेट यस, बैलेट नो। अब बैलेट की जगह हम क्या कह सकते हैं, हम ईवीएम कह सकते हैं। ठीक है, ईवीएम नो। तो इनका क्या कहना है कि भाई होना क्या चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, और जो डेमोक्रेसी है वो एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली क्या करती है, ये डेमोक्रेसी जो है ये प्लूटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धन तंत्र, यानी कि जो डेमोक्रेसी है इट इज द रूल ऑफ द रिच, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वही सरकार बनाते हैं और गरीब आदमी का इसमें कोई भी से नहीं होता, और गरीब आदमी का सिर्फ शोषण होता है एक डेमोक्रेसी में। इसी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो विचारधारा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बिलीव नहीं करते डेमोक्रेसी में, और इनका कहना है कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। ठीक है, और उस डिक्टेटरशिप में ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप किन की होगी, प्रोलिटेरियट्स की होगी। प्रोलिटेरियट कौन होता है, प्रोलिटेरियट का मतलब होता है लोअर क्लास। ठीक है, प्रोलिटेरियट को हिंदी में हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो वर्ग जिसने सब कुछ हार लिया है। ठीक है, अब इन्होंने अपना प्रोपागेंडा चलाया कैसे और किस तरीके से स्टेट के खिलाफ में इन्होंने काम करना चालू किया, अब हम उसको समझते हैं। तो एक तो आर्म्ड स्ट्रगल चालू किया गया, दो स्ट्रैटेजी अपनाई गई चारू मजूमदार के द्वारा, जिसमें एक था आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म्ड स्ट्रगल का मतलब होगा सशस्त्र संघर्ष, यानी कि हम संघर्ष करेंगे आर्म्स के थ्रू, हथियारों के थ्रू, डायरेक्ट वायलेंट एक्शन अगेंस्ट द परसीव्ड क्लास एनिमीज। अभी हम समझेंगे कि क्लास एनिमीज क्या होते हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं इसको, शत्रु वर्ग। इन्होंने अपने वर्ग शत्रु या फिर शत्रु वर्ग भी घोषित कर दिए कि ये लोग हैं और इनको हमें छोड़ना नहीं है। तो हम समझते हैं कि वो कौन है क्लास एनिमी। उससे पहले देखते हैं प्रोपागेंडा कैंपेन भी चलाना होगा, यानी डिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलत सूचना, यानी बेसिकली आज की भाषा में हम कहें तो फेक न्यूज, इसको इन्होंने यूज करा टू डीलेजिटिमाइज द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। तो इन्होंने स्टेट के खिलाफ में झूठ बोलना चालू करा, फेक न्यूज फैलाना चालू करा, और जितने भी संस्थान हैं उनके खिलाफ में गलत बोलना चालू करा, ताकि जो स्टेट की लेजिटिमेसी है उसको ये कमजोर कर सकें और मोर और लेस ये पूरे स्टेट को ही कमजोर कर सकें। इसी वजह से आप देखोगे कि जो लेफ्ट विंग पार्टीज होती हैं वो भी, या फिर जो लेफ्ट विचारधारा के लोग होते हैं वो हमेशा स्टेट का विरोध ही करते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वो क्लास एनिमीज कौन है। तो इनकी आइडियोलॉजी का जो कोर था वो कहता है एनिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज। एनिलेशन मतलब खत्म कर देना, जैसे कि बी आर अम्बेडकर की बुक है एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये है एनिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज विच मेंट टारगेटिंग एंड किलिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स सीन एज ऑपरेसर्स ऑफ द पुअर। ठीक है, जो गरीबों के ऑपरेसर हैं उनको हम टारगेट किलिंग करेंगे उनकी। ठीक है, जिनमें कौन कौन होंगे, देखो जमींदार होगा, क्योंकि जमींदारी वो व्यक्ति है जो ब्राइब देता था, किसको, पटवारी को और एसडीएम को। ठीक है, जिसके कारण लैंड रिफॉर्म्स ठीक से लागू नहीं हो पाए, तो जमींदार को तो मारेंगे ही, उसके साथ में लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को ही मारेंगे, एसडीएम को और पटवारी को। अब मनी लेंडर यानी कि साहूकार जो क्या करता है, कर्ज देता है ना, और ब्याज वसूलता है। तो ये जो साहूकार है ये भी जमींदारों का दोस्त है, तो ये भी मरेगा, और पुलिस भी मरेगी, क्योंकि जो पुलिस जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्टेट मशीनरी जो है इस तरीके के आंदोलनों को दबाती है, यानी कि वो किनका साथ दे रही है, वो भी इन तीनों का साथ दे रही है। इस वजह से जो पुलिस है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाया, जस्टिफाई करा वायलेंस को कि ये बहुत जरूरी है टू ओवरथ्रो दी ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स। अब होता क्या था, ये लोग मिलके एक जमींदार की हत्या करते थे, और जमींदार की हत्या करने के बाद में जब सोसाइटी चार्ज हो जाती थी और आम लोग बात क्या करते थे कि देखो उसकी हत्या कर दी गई, उस पुलिस वाले को मार दिया गया, तो इनके जो इंटेलेक्चुअल विंग है वो प्रोपागेट करती थी
द आइडिया दैट स्टेट पुलिस एंड ऑफिशियल्स वर एनिमीज ऑफ द पुअर। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चाय की दुकान पे कोई चर्चा हो रही है कहीं पे, जहां पे कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखो किस तरीके से पुलिस वालों को नक्सलियों ने मार दिया, तो ये क्या कहेंगे, क्यों ना मारें, जो पुलिस वाले हैं दे आर दी एनिमीज ऑफ द पुअर, तो उनको मार के ठीक किया। तो इस तरीके से क्या करते थे, बार बार इन चीजों को रीइंस्टेट करते थे और जो आम जनता है उसको भड़काते थे। आप देख सकते हो जमींदार, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस एंड मनी लेंडर्स, ये क्या है, दीज आर दी क्लास एनिमीज। मूवमेंट जो है सून उसने कोशिश करी टू स्प्रेड फ्रॉम नक्सलबाड़ी टू श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, लेकिन वहां पे स्टेट मशीनरी ने रेस्पॉन्ड किया स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में और वायलेंट अपराइजिंग खत्म हो जाती है। तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चारू मजूमदार जो है उसने क्या कोशिशें करी। इनिशियली तो इनको सेटबैक मिला, क्योंकि कोई भी सरकार थी, भले ही वो कांग्रेस की सरकार रही हो उस टाइम पर, उसने भी बहुत कोशिश करी थी कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। हम आगे देखेंगे भी कि कांग्रेस के नेता एक महेंद्र कर्मन हुए हैं, किस तरीके से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी नक्सलवाद के विरोध में खड़े होकर, और किस तरीके से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कमजोर करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, तो कल्चरल रेवोल्यूशन को पहले हम समझते हैं और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। आप देख सकते हो इनिशियली सेटबैक्स हुए। चारू मजूमदार ने देखा कि भाई हम जो इतनी कोशिशें कर रहे हैं नक्सलिज्म को आगे बढ़ाने की, उसमें तो हमको सेटबैक मिल रहे हैं। तो चारू मजूमदार ने कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करी टू एक्सटेंड द मूवमेंट इनटू अर्बन एरिया। उसने कहा कि अभी हमारा जो आंदोलन है वो सिर्फ गांव के इलाकों में है, गांव देहात के इलाकों में, अब हमें इन्हें शहरी इलाकों में भी लेके जाना होगा। तो हमें वर्कर्स का मोबिलाइजेशन करना होगा, स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन करना होगा, उनको अपने पक्ष में लेके आना होगा। आइडल स्मैशिंग कैंपेन चलाया गया जिसमें गांधी, नेहरू और जितने हमारे जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे या जो पर्सनैलिटीज थी, उनके जो आइडल्स थे, उनकी जो मूर्तियां थी, उनको तोड़ा जाता है। प्रोपागेशन होता है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज का सिटीज में। इसके लिए आप देख सकते हो यहीं पे शहरों में कैसे होता है, यहीं पे वो चीज आती है अर्बन नक्सलिज्म की। ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म ये जो वर्ड है बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके ऊपर महाराष्ट्र की सरकार जो है वो 1 महीने पहले एक बिल भी लेके आई थी। ठीक है, अर्बन नक्सलिज्म के ऊपर। आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो जो है अर्बन नक्सलिज्म पे भी बना दूंगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये एफर्ट भी लार्जली फेल हो जाते हैं। सरकार एक ऑपरेशन चालू करती है, इसको कहते हैं ऑपरेशन स्टीपल चीज, जो एक जॉइंट सेंटर स्टेट ऑपरेशन होता है जो डील करता है और एक सीवियर ब्लो यानी कि झटका लगता है मूवमेंट को। चारू मजूमदार को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस कस्टडी में चारू मजूमदार की मौत हो जाती है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो टाइमलाइन को। डिस्पाइट दीज अर्ली सेटबैक्स, जो मूवमेंट है वो बाद में भी रीऑर्गेनाइज होता रहता है और कंटिन्यू करता रहता है अंडर डिफरेंट लीडरशिप्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, इवेंचुअली बिकमिंग द सीपीआई माओइस्ट। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि चारू मजूमदार के मरने के बाद भी ये जो आंदोलन था, नक्सली आंदोलन, ये खत्म नहीं हुआ और ये चलता रहा। अब हम समझेंगे कि नक्सली आंदोलन जो है इसको पैसा कहां से मिल रहा था और इसके पीछे का मोटिवेशन क्या हो गया था। वो आंदोलन जो एक टाइम पे गरीबों के पक्ष में खड़ा होता था, वो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव बन जाता है, स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट हो जाता है और किस तरीके से एंटी डेवलपमेंट भी बन जाता है। आप देखोगे कि आज के टाइम में जब भी सीआरपीएफ के जवान क्या कर रहे होते हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके में रोड बन रही होती है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो नक्सली क्या करते हैं, डायनामाइट लगा के पूरी रोड उड़ा देते हैं। मोबाइल टावर लग रहा होता है तो उसको उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लड़ाई आजकल चल रही है वो लड़ाई चल रही है टू कंट्रोल दी रिसोर्सेज। एक तरफ हम क्या कहेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे अधिकार सरकार का होना चाहिए। कहीं पे माइंस हैं, वहां पे माइनिंग होगी कि नहीं होगी इसका अधिकार सरकार के पास होना चाहिए। सरकार उन माइंस को क्या करती है, बिजनेस कम्युनिटीज को देती है और वो लोग वहां से माइनिंग करते हैं और उससे सरकार को पैसा मिलता है ना। उसके लिए सरकार क्या करवा सकती है, ऑक्शन करवा सकती है, ओपन ऑक्शन हो सकता है, ठीक है, रिवर्स ऑक्शन हो सकता है। लेकिन जो नक्सली हैं आज के टाइम में वो ये कहते हैं कि हम ये माइनिंग नहीं होने देंगे, और उसके पीछे का कई बार मोटिवेशन मेलाफाइड भी होता है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि इन माइंस को हम कंट्रोल करें और इलीगल माइनिंग हम करें और हम मार्केट में जाके इसको बेचें और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी हम समझते हैं कि जो फाइनेंसिंग है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वो कैसे काम करती है। तो एक तो जो इनका पैसा आता है वो आता है मेंबरशिप फीस के जरिए, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम पार्टी मेंबर्स एंड सिंपैथाइजर्स। छोटी सी फीस होती है लेकिन भाई उससे भी पैसा आता है। दूसरा आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब बेसिकली होता है वसूली करना। तो ये शॉपकीपर्स को, बिजनेसमैन को, कॉन्ट्रैक्टर्स को मजबूर करते हैं कि वो रेवोल्यूशनरी टैक्स दें। ठीक है, फिर माइनिंग इंटरफेरेंस, जैसा मैंने आपको बताया, ये पीएसयूज को, प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग ऑपरेशन से रोकते हैं ताकि जो फाइनेंशियल गेन है वो उनके ना हो
और माइंस पे कब्जा इनका हो सके। आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा कि जब भी सरकार कोशिश करेगी कि यहाँ पे माइनिंग करें, तब ये लोग विरोध करेंगे इन्वायरमेंट के नाम पर। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बातें होंगी, लेकिन उन इलाकों में जो मेन मोटिव होता है कई बार वो ये होता है कि माइंस के जो कंट्रोल हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में रहें, नक्सलियों के हाथ में रहें। इसके साथ में ही जो तेंदू लीव्स का ट्रेड होता है उसमें भी ये किस तरीके से पैसा बनाते हैं वो भी हमें समझना होगा। कहने को तो हम क्या कहते हैं कि जो नक्सली हैं वो क्या हैं, दे आर प्रो ट्राइबल, लेकिन आप देखोगे कि जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा जब तेंदू की पत्तियों को बेचा जाता है, ठीक है, तब उसका जो ट्रेड है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। और जो तेंदू लीव्स का ट्रेड है उसमें जो नेक्सलाइट्स हैं ये मिडिल मैन बनते हैं, और मिडिल मैन बनने के बाद में ये उनसे सस्ते दामों में तेंदू लीव्स को खरीदते हैं और उसको रीसेल कर देते हैं इंडस्ट्रीज को हाई दामों में, और इसके जरिए नक्सली ही पैसा कमा रहे हैं, वे नक्सली जो प्रो ट्राइबल होने का दावा करते हैं। अब इस चीज में सेंधमारी का काम जो है वो किया है फॉरेस्ट राइट एक्ट ने। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 का, उसने तेंदू लीव्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस घोषित कर दिया। अब आपको मालूम होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट, अगर नहीं मालूम है तो अपने नोट्स निकालें और उनको रिवाइज करें। तो इन्होंने तेंदू लीव्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस घोषित कर दिया। उससे पहले तेंदू लीव्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं थी, तो उसके नाम पे भी ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो तेंदू लीव्स से कई चीजें बनाते हैं, तेंदू लीव्स को बेचते भी हैं। ठीक है, इसके साथ में ही फेक करेंसी भी इनके पैसे कमाने का एक जरिया है, जिसमें काउंटरफीट जो नोट्स हैं यानी कि जो नकली नोट्स हैं उनका सर्कुलेशन होता है। पाकिस्तान की आईएसआई उनको प्रिंट करती है नेपाल में, और उसकी लॉन्ड्रिंग होके नक्सल नेटवर्क्स के जरिए वो भारत में पैसा आता है। तो नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है इसने शुरुआत में क्या सिंबलाइज किया था, लैंड रिफॉर्म्स का फेलियर, ठीक है, टू एड्रेस एग्रेरियन इनइक्वालिटीज। लेकिन धीमे धीमे ये क्या होता चला गया, एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो गया जो ये कहता है कि भाई हमें स्टेट को ही खत्म कर देना है और स्टेट नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप होगी किनकी, प्रोलिटेरियट्स की, यानी कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, सर्वहारा वर्ग है, उसकी डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे प्रोलिटेरियट। अब बात यह आती है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो तो अपने आप में इतना समझदार भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, और जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो ठीक से शासन नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो शासन व्यवस्था, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है एम की या एमएल की, कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होनी चाहिए, वो डिक्टेटरशिप ऑफ इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप ऑफ इंडिविजुअल आ जाती है, जबकि बात करी जाती है प्रोलेटेरिएट की। ठीक है, जैसे हम चाइना में देखें तो चाइना में क्या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आपको नजर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वहां पे डिक्टेटरशिप आपको इंडिविजुअल की ही नजर आएगी, जबकि नारा क्या होता है कि प्रोलेटेरिएट की होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम समझते हैं रेड कॉरिडोर की ये क्या है। तो ज्योग्राफी जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, उसको हम देखते हैं। आप देख सकते हो यहां पे 2013 में 182 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित थे। ठीक है, पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर आपको नजर आता था, जो यहां पे तिरुपति से होता हुआ नेपाल के कहां तक जाता था, पशुपति तक जाता था। लेकिन आज के टाइम में रेड कॉरिडोर ना रह के रेड पॉकेट्स रह गई हैं, और बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट ने इस इशू को डील किया है, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म करने में एक अपना रोल भी निभाया है। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखो इनके पीछे का जो कारण था वो ये था कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था ठीक से। तो विकास के अगर मुद्दों को आप एड्रेस करोगे ठीक से, तो जो आम जनता है उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, अभी के टाइम पे मात्र 18 ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो क्या हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड हैं, जबकि 2013 में 182 थे। अब देखो 182 में से 2 उड़ा दो, 18 रह गया। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर क्या है, ये एक रीजन है ईस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ट्राइबल पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि घने जंगलों में ही नक्सली आपको ज़्यादा मिलेंगे, ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ होगी वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यही वो इलाके होते हैं जहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, माइंस हैं, और माइंस का कंट्रोल भी चाहिए। यही वो इलाके हैं जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है, और यहाँ के लोगों को सरकार के विरोध में भड़काना सरल होता है। तो अफेक्टेड स्टेट्स इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, झारखंड है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। आप देख सकते हो इन सारे स्टेट्स को। यूपी में तो हालांकि हम कह सकते हैं बहुत कम है, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड इनमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात कही जाती है, जहाँ रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे रिसोर्स कर्स होता है। तो ये रिसोर्स कर्स वर्ड भी आपको मालूम होना चाहिए।
अब जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सिस है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सिस, वो क्या है? एंशियंट पिलग्रिमेज रूट फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति एक्सप्लॉइटेड बाय नक्सलाइट्स फॉर मूवमेंट, कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको देख लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल लेफ्ट विंग अफेक्टेड स्टेट्स 18 हैं, मतलब 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 राज्यों में हैं। मोस्ट अफेक्टेड जो हैं वो 6 हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र में। फिर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न जो हैं वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना है। और जो दूसरे अदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना। ठीक है, तो अभी कितने हैं? 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं सल्वा जुडूम क्या है। ऑल्दो जो हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ा है, इसके फेज और भी हैं, फेज 2 भी है एंड फेज 3 भी है। तो अगर हम उसकी थोड़ी सी बात कर लें तो जैसे फेज 1 जो हमने पढ़ा था अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का या नक्सलिज्म का, उसके जो बड़े नेता थे वो थे चारू मजूमदार, वो बड़ा नेता था। आज के टाइम पे इनका नेता कौन है हमें नहीं पता है, क्योंकि आजकल ये लोग जो काम करते हैं वो सीक्रेसी में करते हैं। ठीक है, और इनकी जो पॉलिसी है आज के टाइम पे वो है पॉलिसी ऑफ डेलीबरेट एम्बिगुइटी। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट एम्बिगुइटी यानी कि जानबूझ के ये एक एम्बिगुइटी रखते हैं, यानी क्लैरिटी नहीं रखते, हमें समझ ही नहीं आता कि नेता कौन है, वो घोषित ही नहीं करते। ठीक है, जबकि पहले वो खुल के काम किया करते थे, आज के टाइम पे छुप के काम किया जाता है, क्योंकि स्टेट मशीनरी जो है बहुत एक्टिव है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करने के लिए। अब हम समझते हैं सल्वा जुडूम मूवमेंट है क्या। तो 2000 के आसपास में नक्सलाइट वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में। बस्तर ही वो सबसे फेमस जगह है जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है नक्सलवाद के लिए। ठीक है, और यहीं पे जो सीआरपीएफ के जवान हैं हमारे, उनकी हत्या भी कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। ठीक है, विलेजेस वर कॉट बिटवीन इंसर्जेंट कोअर्जन ऑन वन साइड एंड एन ओवर स्ट्रेड स्टेट अपरेटस ऑन दी अदर। देखो सल्वा जुडूम है क्या, तो सल्वा जुडूम जो है ये उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था कि किस तरीके से हम नक्सलियों से निपट सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो नक्सली है ना, कई बार वो जो गांव वाले हैं, गरीब गांव वाले हैं, भोले वाले गांव वाले हैं, उनसे ज़बरदस्ती भी करते हैं और उनके बच्चों को ज़बरदस्ती नक्सली बनाया जाता है। उनके बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नक्सली बनना ही पड़ेगा। उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। होता क्या है, जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं उन ट्राइबल्स को नक्सली जो हैं वो मार देते हैं। ठीक है, और जो ट्राइबल्स गवर्नमेंट प्रो होते हैं, प्रो गवर्नमेंट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका भी इन नक्सलियों के द्वारा विरोध किया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि ये तो सरकार का एजेंट है। और जो नक्सली हैं उनकी ये भी कोशिश रहती है कि उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो डेमोक्रेसी होगी, और ये लोग क्या है, डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, प्लूटोक्रेसी है, वो तो धनतंत्र है और उसमें तो कैपिटलिस्ट का भला होता है। ठीक है, तो इस वजह से सल्वा जुडूम को लाया गया, जिसमें इसका लिटरल मीनिंग होता है शांति सेना। ठीक है, गोंडी भाषा का ये शब्द है, इसको प्यूरिफिकेशन हंट भी कई बार कहा जाता है। 2005 में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक नेता थे जिनका नाम था महेंद्र कर्म, ये कांग्रेस के नेता थे। ये बस्तर में कांग्रेस के एक बहुत पॉपुलर नेता हुए। इनको बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने नक्सल वायलेंस के खिलाफ में एक जन जागरण अभियान चलाया था जो बहुत सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में इन्होंने लोकल लोगों को मोबिलाइज किया और सल्वा जुडूम में कहा गया कि भाई जो ट्राइबल्स हैं उनके हाथ में वेपन्स होने चाहिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे और स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओज में भर्ती करेंगे और ये लोग डिफेंड करेंगे अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, तो जो पुलिस है, पुलिस मशीनरी जो है वो कई बार फेल हो जा रही है, तो पुलिस मशीनरी को कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत है जो वहाँ के लोकल हों, जो मिलके पुलिस का साथ दें। पुलिस इनको ट्रेनिंग देगी और पुलिस से ट्रेनिंग पाने के बाद में ये लोग भी नक्सलियों से लड़ेंगे। देखो होता क्या है, हमारे देश में आर्म्स एक्ट आया था, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और जब वो आर्म्स एक्ट आया तब हमारे देश में आर्म्स को रखना क्या कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया और पूरे देश को डिआर्म्ड कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि जो गुंडे हैं उनके पास तो वेपन्स हैं, लेकिन जो आम जनता है उसके पास में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स नहीं है। तो जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भर्ती किए गए उनको हथियार भी दिए जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा था, पहले नक्सली आते थे, गांव वालों को हड़काते थे और उनके पास में हथियार थे, इनको मार के चले जाते थे, है ना, इनकी किलिंग्स हो जाती थी इनोसेंट विलेजर्स की। लेकिन जब हम देखेंगे कि इन इनोसेंट विलेजर्स को क्या किया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे और इनको हथियार चलाने में ट्रेनिंग दे दी जाएगी, तो जो नक्सली हैं वो भी इनको कम मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दे आर ऑल्सो हैविंग द वेपन्स और ये हमें मारने के लिए बैठे हैं और स्टेट मशीनरी और पुलिस इनका साथ दे रही है।
तो ग्रास रूट डिफेंस का काम करेगा ये एक वे था फॉर ट्राइबल्स टू रिक्लेम एजेंसी फ्रॉम नक्सलाइट कंट्रोल। रीलोकेशन स्ट्रेटेजी भी थी, विलेजर्स को मूव किया जाता था कैंप्स में, और आर्म्ड एसपीओज स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल्ड इंटीरियर एरियाज। स्टेट का सपोर्ट था, रिसीव्ड बैकिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है, अब इसके बाद में होता क्या है, ये मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट ने इस चीज को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसने कहा कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, और इस तरीके से जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको मिलिटराइज करना, वेपनाइज करना गलत है। सल्वा जुडूम को प्रेजेंट किया जाता था एक ग्रास रूट डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, एक तरीका था फॉर ट्राइबल्स themselves to reclaim agency from the Naxalite control। जो सपोर्टर्स थे मूवमेंट के, उन्होंने आर्ग्यू करा दैट दिस वाज एसेंशियल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू ब्रेक द क्लाइमेट ऑफ फियर इंपोज्ड बाय इंसर्जेंट्स। येट जो कैंपेन था उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स आई कि उनको जबरदस्ती लोगों को रिलोकेट करवाया जा रहा है। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सल्वा जुडूम में, उनका शोषण होता है। कौन करेगा? पुलिस करती थी, है ना, पुलिस ही करती होगी। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने हाईलाइट करा दैट इनोसेंट ट्राइबल्स वर ट्रैप्ड इन अ कन्फ्लिक्ट दे डिड नॉट इनिशिएट। ठीक है, तो एसपीओज ने कंडक्ट करे पेट्रोल्स और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, विलेज रीलोकेशन हुआ, ह्यूमन राइट कंसर्न्स थे, लीगल चैलेंजेस भी हुए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सल्वा जुडूम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, और स्टेट में थी रमन सिंह की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी। दोनों ने ही इस चीज का विरोध किया। दोनों का कहना था, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, कि सल्वा जुडूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हमें डिसबैंड करो, आप लोग डिसबैंड करो एसपीओस को, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को, और प्रैक्टिस ऑफ आर्मिंग सिविलियंस को बंद किया जाए। ये जो जजमेंट था इसको डिलीवर किया गया था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा। आप देखो, बी सुदर्शन रेड्डी वही व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस ने अपोजिशन पार्टीज ने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इस टाइम पे नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो इसी वजह से पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो कंट्रोवर्सी में है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह का क्या कहना है कि इन्होंने नक्सलवाद का सपोर्ट किया था बाई एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स टू फाइट माओइस्ट। ठीक है, और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जो महेंद्र कर्मा जो थे ये कांग्रेस के ही नेता थे, और इनकी हत्या तब हुई थी कब? जब सल्वा जुडूम को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में क्या होगा? सल्वा जुडूम खत्म हो गया, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो भी डिसबैंड हो जाएंगे, यानी कि जो ट्राइबल्स हैं फिर से क्या हो जाएंगे? उनके पास में आर्म्स नहीं रहेंगे, वो फिर से अनआर्म्ड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो महेंद्र कर्मा था उनको मार दिया माओइस्ट ने। माओइस्ट के लिए महेंद्र कर्मा एक इंबॉडीमेंट थे ऑफ रेजिस्टेंस टू देयर इन्फ्लुएंस। तो 25 मई 2013 को दरभा वैली ऑफ छत्तीसगढ़ में माओइस्ट ने एम्बुश किया, यानी घात लगाया, और घात लगा के जब पॉलिटिकल रैली से कांग्रेस लीडर लौट रहे थे तो उनकी हत्या कर दी। तो कर्मा वाज सिंगल्ड आउट, आइडेंटिफाइड एंड किल्ड इन अ पर्टिकुलरली ब्रूटल मैनर। बहुत ब्रूटली मारा जाता था इनके द्वारा। माओइस्ट का स्टेटमेंट क्या जो था, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हमने ही मारा है, और ये रेट्रीब्यूशन था, यानी कि बदला था फॉर हिज लीडरशिप ऑफ सल्वा जुडूम। उनके सपोर्टर्स क्या कहते हैं? कर्मा की डेथ एक मार्टियरडम है, वो बलिदान हुए हैं फॉर द कॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग बस्तर्स पीपल फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। और वो महेंद्र कर्मा खुद भी पिछड़े समुदाय से, ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते थे। उनके क्रिटिक्स क्या कहते हैं? जो असैसिनेशन है वो हाईलाइट करता है डेंजर्स विजिलेंट स्टाइल एक्सपेरिमेंट्स का इन काउंटर इंसर्जेंसी। आपको इंसर्जेंसी को रोकने के लिए जो आप इस तरीके के विजिलेंट स्टाइल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बुरे थे, इसलिए ये हुआ है। यानी उन्होंने एक तरीके से क्रिटिक्स ने क्या कह दिया कि भाई महेंद्र कर्मा की जो हत्या हुई है वो उसके लिए वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। अब ये जो असैसिनेशन है उसने केवल साइलेंस ही नहीं किया एक प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर को, उसने हाईलाइट भी किया कि डीप फॉल्ट लाइंस हैं स्टेट की बैटल में विद इंसर्जेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने कवर नहीं किया, जैसे कि नक्सलिज्म से लड़ने के लिए सरकार एक स्ट्रेटेजी लेके आई है जिसको हम कहते हैं समाधान। ठीक है, उसकी हमने बात नहीं करी है। उसके अलावा सरकार एक रोशनी स्कीम भी लेके आई है नक्सलवाद से लड़ने के लिए। ठीक है, एक एसआरई स्कीम होती है। ठीक है, उसकी भी हमने बात नहीं करी है। आप लोग कहेंगे तो मैं एक सेकंड पार्ट इसका लेके आऊंगा जिसमें हम अर्बन नक्सल्स और उसके साथ में ही कौन सा ये जो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिसके कारण नक्सलवाद इतना कमजोर हो गया है उस पर बात कर लेंगे। अभी हम कंक्लूजन देखते हैं। नक्सलिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था डीप सीटेड हिस्टोरिकल लैंड इनइक्वालिटीज और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थे, लेकिन ये बाद में क्या बन गया? एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बन गया। ठीक है, तो नक्सलिज्म के जोग्राफिकल फुटप्रिंट अभी रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन अंडरलाइंग इश्यूज परसिस्ट पोजिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, तो अब इस तरीके से टॉपिक खत्म हो जाता है। ये मेंस के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं
नक्सलिज्म से संबंधित या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित, इनको आप देख सकते हो। डिस्कस द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन डीलिंग विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लिख सकते हो आराम से, मतलब अभी तो नहीं लिख पाओगे क्योंकि हमने बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करी है कि सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई है। ऑल्दो हमने समाधान स्कीम की बात करी अभी, ठीक है, उसके साथ में हमने SRE स्कीम की बात करी है, ठीक है, और उसके अलावा हमने बात करी थी रोशनी स्कीम की, ठीक है। तो इनको आप एक बार खुद से भी पढ़ना इन स्कीम्स के बारे में। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, द इमर्जेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज अ मेजर चैलेंज इन टू इंटरनल सिक्योरिटी, इनोमिनेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्प्रेड। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो इन स्लाइड्स को पढ़ के। अगर हम बात करें 2018 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शोन एज अ डाउनवर्ड ट्रेंड, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये अभी भी अफेक्ट कर रहा है मैनी पार्ट्स को कंट्री के। क्या गवर्नमेंट का अप्रोच है टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सरकार ने एक विन विन सिचुएशन अपनाई है, जिसमें सरकार ने डेवलपमेंट को एक टूल बनाया है, ठीक है, और उस डेवलपमेंट को टूल बनाने में एक बड़ा रोल प्ले फॉरेस्ट राइट एक्ट भी करता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने और क्या कुछ किया है आप लोग नोट कर लो यहीं पर। सरकार लेके आई है वन बंधु स्कीम, ठीक है, उसके अलावा वन धन कल्याण योजना, सॉरी वन धन योजना होगा ये, वन धन कल्याण नहीं है, PM वन धन योजना, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो यहां पे जाक्सा कमेटी का, कि जाक्सा कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी, और भी हम कई चीज़ों की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसके जरिए जो काउंटर फेक करेंसी थी, काउंटरफीट करेंसी या जो फेक करेंसी थी उसको काउंटर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। फिर सलवा जुडूम को जो बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो हाईलाइट करता है डायलेमा बिटवीन सिक्योरिटी रीड्स एंड ह्यूमन राइट्स। इस पर भी आप बात कर सकते हो, इसको भी आप लिखने की कोशिश करना। नक्सलिज्म अभी भी एक थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी को इंडिया की, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप थोड़ा बहुत तो हमने जो डिस्कस किया उससे एड्रेस कर लोगे। इसके अलावा इनको आप गूगल करें और इन क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास करें। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद में हाइप जरूर करें। आप किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी पे वीडियो बनाऊं। हाइप आपको जरूर करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। थैंक यू।